को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी कहलाता है। ओके, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ के लिए। दी वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है। 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ओके, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव के लिए। स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अब बताइए, अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न 1 साल बाद 1999 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनर्ड किन्स के लिए। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मेनर्ड किन्स ने। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति अपनाई जाती है? तो अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण की नीति ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार के द्वारा तय किया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है? न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश के द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? रसिया देश के द्वारा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की समान भागीदारी होती है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? आप लोगों को पता भी होगा, अपने देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे हांगकांग और सिंगापुर की खुली अर्थव्यवस्था है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, उत्तर कोरिया की बंद अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ओके, हम बात करें कि अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है ये पर्यावरण पर निर्भर करता है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र
वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। तो जो द्वितीयक क्षेत्र है ये वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जितने भी उद्योग हैं सभी का संबंध है द्वितीय क्षेत्र से। लोहा उद्योग की बात करें, चाहे इस्पात की, वस्त्र उद्योग की, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवाओं का उत्पादन जो है ये अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चाहे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र, या फिर हम इसको सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी 50 बार रिपीट हुआ है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, किसके द्वारा ये विकसित किया गया? तो ये महबूब उल हक के द्वारा डेवलप किया गया। कब? 1990 में। जो महबूब उल हक हैं, ठीक है, ये कौन हैं? ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और इन्हीं ने एसडीआई को डेवलप किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन हैं? अभिजीत बनर्जी, और इनको दिया गया था 2019 में। और पहले व्यक्ति मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन है, अमर्त्य सेन, और इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है? विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप का सिद्धांत ये पूछा जाता है। ठीक है, हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये जो है ये न्यास सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ट्रस्टीशिप थ्योरी पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करी? तो 2006 से 2007 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर दर्ज करी। ठीक है, कितने %? तो 9.6%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ये आर्थिक विकास दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो दुनिया की 5वीं जो अर्थव्यवस्था है ये अपने देश भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रंगाराजन समिति की अनुशंसा पर। और कब करी गई थी? 2005 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त
राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जनगणना का प्रयास किया था। कब? 1863 में। ओके, एक पुस्तक है इम्पोर्टेंट, ये पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? 20 रुपये। ठीक है, जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में दादा भाई नेहरू जी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है ये 20 रुपये बताई है। और अभी एसएससी के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसलिए विशेष तौर पर आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको शॉर्ट में सीएसओ कहा जाता है। तो सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार करी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने। कब? 1934 में। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण अग्रवाल ने। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 से किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है? पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश करी गई? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश करी गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट वन की हम बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और अभी मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ते चलिएगा। हम क्विकली रिवीजन करेंगे, बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप तरीके से हम इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? अब बताइए किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? तो भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी गई। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप स्टैटिक जीके के सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 1-2 दिन में स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च होने वाली है। अभी हमारे पास कौन कौन सी ई बुक हैं? तो अभी हमारे पास जनरल साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी और करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो अपनी एग्जाम में तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टैटिक जीके की जो ई बुक है सब्जेक्ट वाइज, ये कुछ ही दिनों में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया? तो रूस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1956 से 1951 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उनके क्विक रिवीजन भी हो जा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहें। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पहले में दी जाती है कृषि को, ठीक है, और दूसरे में उद्योग और खनिज को दी जाती है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। अब बताइए किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1961 से 1966 तक। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? मैंने बताया कि पहली जो योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरे में किसको प्राथमिकता दी जाती है? उद्योग को प्राथमिकता दी जाती है, और तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की जाती है? रूस की सहायता से। और बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये झारखंड में है और 1964 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय मानी जाती है? हरित क्रांति। और हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1966-1967 में, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन के लिए। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग के लिए। किसके लिए? नॉर्मन बोरलॉग के लिए विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये लगभग असफल रही और इसके मुख्य 3 कारण थे। एक तो भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ 1965 में, और अभूतपूर्व सूखा भी पड़ा। तो ये 3 मुख्य कारण माने जाते हैं, इन्हीं के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आर.डी. गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ठीक है, और इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1974 से 1978 तक। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा। और छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई योजना का संबंध किस योजना से है? तो अनवरत योजना से लुढ़कती हुई योजना का संबंध है। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीकी का विकास। नेक्स्ट है, किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ?
तो जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? मानव संसाधन विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? 1993 में। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्रतम और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है 2012 से 2017 तक। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? 12 पंचवर्षीय योजना ही बन सकी। ठीक है, इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो नीति आयोग का गठन कब किया जाता है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग में जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। अभी आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ओके, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 1901 में शुरू किया गया था, और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखना। जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है ये कई प्रकार की है। ठीक है, उन प्रकारों में से एक बिटकॉइन भी है जो कि सबसे प्रचलित है, और इसकी शुरुआत की थी सातोशी नाकामोतो ने। ठीक है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? तो 1957 तक जो भारतीय रुपया है ये 16 आनों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो आरबीआई जो नोट्स जारी करती है उसमें टोटल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार किस प्रकार की मुद्रा का एक उदाहरण है? ये कृत्रिम मुद्रा यानी कि आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शनल मनी। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो 4 ऐसे स्थान हैं भारत में जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। एक मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है और नोएडा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपये का नोट चूंकि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है तो इस पे वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 1 रुपये का नोट है, इसके अलावा जितने भी नोट हैं सभी पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। केवल 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। वर्ष 2020 में एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक ने। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिम्बरलिन आयोग ने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो आरबीआई 10,000 रुपये तक के मूल्य के नोट छाप सकती है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा का नाम बताइए जिसका अपना एक प्रतीक है, अपना एक सिंबल है। तो जो भारतीय करेंसी है रुपया, ठीक है, ये विश्व की 5वीं ऐसी करेंसी है जिसका अपना सिंबल है, ठीक है। और भारतीय करेंसी का सिंबल क्या है? रुपया। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह जो है, जो सिंबल है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आप लोग जो ये रुपये वाला सिंबल देखते हैं, इसका डिज़ाइन तैयार किया था उदय कुमार ने। कब किया था? 2010 में। ओके, नरसंहार समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना के सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारत में सिक्के जारी करने तथा उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों में वित्तीय सुधार से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जुलाई से 30 जून तक। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? तो स्वीडिश रिक्स बैंक, ठीक है, ये स्वीडन का बैंक है। ये विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था। इसकी स्थापना 1668 में हुई थी। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास में रखना होता है। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और उस समय जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा। तो जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय गवर्नर सीडी देशमुख ही थे। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? आरबीआई जब तक नहीं कहेगी कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और ये 1786 में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? 1790 में। भारतीयों द्वारा
प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। और पीएनबी की स्थापना की गई थी 1894 में। और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1806 में। कुछ एक बैंकों को हम स्थापना वर्ष से समझ लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी 1843 में। और इसी क्रम में किन तीन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के नाम से जाना लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया? तो 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष 1959 में। और इन 8 क्षेत्रीय बैंकों को एसबीआई बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ यू ऑल दी वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने करेंसी नोट छापने की प्रेस है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में 4 मुद्रण आलय हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि करेंसी नोट छापने की प्रेस कितनी है? 4 हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ हैं? एक मध्य प्रदेश के देवास में है, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में है, कर्नाटक के मैसूर में है और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है। ठीक है। ये 4 जो हैं ये करेंसी नोट छापने की प्रेस हैं या फिर मुद्रणालय हैं। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू करी गई? एसबीआई के द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्रथम महिला बैंक की स्थापना करी गई 19 नवंबर 2013 को। और कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित करी? तो चीन में सबसे पहले भारत के एसबीआई बैंक ने अपनी शाखा स्थापित करी। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? केरला के कोची में। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। और कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा शुरू करी? तो सबसे पहले मोबाइल एटीएम सेवा ये शुरू करी आईसीआईसीआई बैंक ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। और कुछ एक बैंकों की स्थापना जो कि पूछी ही जाती है, जैसे नाबार्ड बैंक की स्थापना पूछी जाती है 1982 में। और नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछा जाता है मुंबई में। ओके। और नाबार्ड का फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का संचालन कौन करता है? नाबार्ड ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। कर्जा को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कर्जा ले लेता है, ठीक है, और जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाता, ऐसे ऋणी को इरादतन चूक करता यानी कि विलफुल डिफाल्टर के नाम से जाना जाता है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि बैंकों में जमा राशि बढ़ेगी तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? ये भी बढ़ेगी। रेखी समिति का संबंध किससे है?
अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव दिए थे रेखी समिति ने। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति, याद रखना। और हम बात करें कि भारत में मुद्रास्फीति दर का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर का मापन किया जाता है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण से आती है, तो मुद्रास्फीति के कारण से आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य में संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलिप्स वक्र के द्वारा, फिलिप्स कर्व के द्वारा। वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है, तो सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सावधि जमाए का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली रिपीट हुआ है। तो मिल्टन फ्रीडमैन नाम के अर्थशास्त्री हैं अमेरिकी, और इन्होंने ही हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों एक साथ साथ हों, ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। क्या कहा जाता है, स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है, गतिहीन स्फीति दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण की सीमा में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणात्मक साख नियंत्रण। नेक्स्ट है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होती है, अपस्फीति के कारण। नेक्स्ट है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, तो ये मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर से पैसे देता है या फिर ऋण देता है उसे कहा जाता है बैंक दर। क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। और अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट का नियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों से नकदी प्राप्त करी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अब जो है आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जो नकदी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जो लोन दिया था वो वापस ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है, सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों और ग्राहकों को
जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं उस दर को क्या कहते हैं? उसको आधार दर या फिर बेस रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर करी जाती है? वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है। इसे क्या कहते हैं? इसको मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है, वही मौद्रिक नीति समिति के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो हैं ये आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं और 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो। ओके, वे ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील होती है वो क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग रेट लोन कहलाते हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर एयर डिवेंचर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो जाती है तो क्या कहा जाता है उनको? उनको बॉन्ड कहा जाता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? एक सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामको, ठीक है। नेक्स्ट है, बुलिश और बेरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जो सेबी है जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ओके, और हम बात करें कि भारतीय स्टॉक मार्केट का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ? कोलकाता में है, दिल्ली में है और चेन्नई में है। और सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? 6 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सेबी के चेयरमैन का जो कार्यकाल है ये 3 वर्षों का होता है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से याद रखना क्योंकि 5 वर्षों का और 4 वर्षों का लगभग सभी का कार्यकाल होता है, लेकिन सेबी के जो चेयरमैन हैं इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने करी थी? फेरवानी समिति ने। कब करी थी? 1991 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के वर्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई थी 1875 में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। और जो विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार है इसका नाम है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये 1602 में स्थापित किया गया था। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? इन्फोसिस। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसेक्स। और इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? निफ्टी 50। ओके, गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? KR वेणुगोपाल समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? तो जब मांग से अधिक पूर्ति होने लगती है, ठीक है। जब मांग से अधिक पूर्ति होती है तो वो बाजार क्रेता बाजार कहलाने लगता है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GB रामकृष्ण जो हैं ये विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करते हैं या फिर निवेश करना पसंद करते हैं वे कहलाते हैं स्टैग। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी?
पूंजी विनिवेश के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को करी गई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ करी गई थी, इसमें स्टार मार्क लगाइए। तो 1998 1999 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिसिल। ओके, और ये कब स्थापित हुई थी, 1987 में। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी के नाम से। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटर रसीद के रूप में सूचीबद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेबी के लिए सौंपी हैं। जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक क्या है, निक्की। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो मूल्य सूचकांक है ये डो जोन्स है। कोस्पी किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है, दक्षिण कोरिया का। इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इटली स्टॉक एक्सचेंज की बात करें में तो मेबटेल इसका मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है, CAC। और ब्राजील का संवेदी सूचकांक क्या है, बोवेस्पा। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था, 24 जुलाई 1860 में पहली बार भारत में आयकर लगाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया जाता है, तो पहली बार 24 जुलाई को लगाया गया था, ठीक है। इसलिए 24 जुलाई को ही इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला कौन सा मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था, 1938 में। और सबसे पहले कृषि आयकर बिहार में लगाया गया था, ठीक है। शराब पर उत्पाद यानी कि एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है उत्पाद कर से है, ठीक है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर या फिर इसको क्या कहा जाता है, वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैट है ये लागू करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे पहले वैट हरियाणा में लागू किया गया था, कब, 2005 में। तो इस क्वेश्चन में भी आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT का समावेशन कब किया गया था, वर्ष 1996-97 में, जब आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि होती है, उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी, जेम्स विल्सन ने। निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम यानी कि कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, सीमा कर यानी कि कस्टम ड्यूटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने करी थी, केलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है, उपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाता है, तो कर आधार पर जो अन्य कर लगाया जाता है उसको ही उपकर कहा जाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क कर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति उपहार कर ये जो हैं ये केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ कर, ठीक है। ये जो हैं ये राज्य सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क,
व्यवसाय कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ये सारे के सारे जो हैं ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला क्या कहलाता है? सिन कर कहलाता है। ठीक है, सिन टैक्स कहलाता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। स्टाम्प शुल्क का संग्रह और विनियोजन कौन करता है? राज्य सरकार। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो ये अधिभार कहलाता है। ठीक है, और मैंने कहा था कि कर आधार पर, ठीक है, कर आधार पर यानी कि टैक्स बेस पर यदि कोई और कर लगा दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको उपकर कहा जाता है। ठीक है, और कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर ये अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है असम राज्य। ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चलैया समिति का। 1991 में गठन किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो उत्पाद शुल्क से भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। वाचु समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो वाचु समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट है एल के झा समिति। ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष कर से संबंध है। और पार्थ सारथी सीम समिति कर नीति से संबंध है। वाई वी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा इसने करी थी। केलकर समिति ये प्रत्यक्ष और परोक्ष कर से संबंधित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ओके, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि के भुगतान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विल्हेम वॉन सीमेंस ने। कब किया था? 1918 में। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो जो वैट है, ठीक है, ये लागू हुआ था बिक्री कर के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काले धन को सफ़ेद यानी कि वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया? एंजल टैक्स लगाया गया। क्यों लगाया गया? तो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से। कौन सा नियम या फिर कानून कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो दोस्तों जो गार कानून है, ठीक है, गार कानून, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, ये जो कानून या नियम है ये कर चोरी करने वाले, टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करता है। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइथागोरस टैक्स कहा जाता है, पाइथागोरस कर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था कब से लागू की गई? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। क्या? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, और भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो जो कनाडा का उपभोग वैट मॉडल है, ठीक है, इसी पर आधारित है अपने देश का जीएसटी मॉडल। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन है और इसको करके भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ओके, अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप यहां पर इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में हमने हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, और सभी के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को कवर किया।
इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर कर लिया है, ठीक है, और इसी प्रकार से हमने क्या है, ज्योग्राफी को भी कवर कर लिया है। कितने अभी हो गए, तो अभी यहाँ पर लगभग 2500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और इकोनॉमी को भी हम कवर कर रहे हैं, तो कितने हो गए हैं, 3000 समथिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी कंप्यूटर है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कई सारे सब्जेक्ट अभी और रह गए हैं, और अभी पूरा साइंस भी डला है, साइंस भी रह गया है। तो अभी मैं लगभग 10 दिन के अंदर स्टैटिक जीके का ई बुक लॉन्च करने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, और उसमें लगभग 5000 से 6000 वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस देश में, और 1954 में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 है। भारत में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने। सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण के कुल कितने अंक होते हैं, तो 15 अंक होते हैं, और ये क्वेश्चन भी हजारों बार रिपीट हुआ है। ओके, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 2000 में लाया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। क्योंकि 1 जुलाई को लागू हुआ था, इसलिए जीएसटी डे भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है, यदि कोई व्यापारी जीएसटी की चोरी करता है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, अनुच्छेद 279 का ए है, इसके तहत जीएसटी का गठन किया गया। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, एक एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, तो इन्फोसिस और विप्रो, ठीक है, ये जीएसटी नेटवर्क के साथ में जुड़ी हैं। बताइए, बजट किस प्रकार का लेख पत्र है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को है, लॉर्ड कैनिंग के लिए। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। अब बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 112, और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उल्लेख किया गया है, ठीक है, और इसी को बजट कहा जाता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, याद रखना। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो जेम्स विल्सन ने 1860 को ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। और इसी क्रम में 3 फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. सगमुडम शेट्टी ने पेश किया था, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बजट जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है, पीटर ए पॉयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा
किस समिति ने प्रस्तुत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्हें सबसे ज़्यादा बार संसद में बजट पेश किया। कितनी बार? इन्होंने 10 बार बजट पेश किया संसद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये राजकोषीय नीति कहलाती है। ठीक है, और भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बीपी सिंह कहा जाता है। ऐसे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हों उसे क्या कहा जाता है? उसको ही राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को 1 रुपये करने की नीति को क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा गया था? तो इसको ब्लैक बजट कहा गया था। ठीक है, शून्य आधारित बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय बागवान संस्थान नागालैंड में स्थित है। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल के कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय हैदराबाद में है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? सीमांत जोतें कहलाती हैं। यदि 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तो उसको सीमांत जोतें कहते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमतों को कौन अनुमानित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना कब की गई थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक राज्य के द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया? कीमत स्थिरीकरण कोष का जो स्थापना करने का निर्णय है ये लिया गया चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि मूल्य से संबंधित है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो रांची के कहाँ पर? गैतल सूद में। रांची के गैतल सूद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है। भारतीय गन्ना
प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। ओके, और इसी क्रम में कुछ और हैं। केंद्रीय चाय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कुर्ग में। ठीक है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में है। और टिड्डी चेतावनी संगठन ये जोधपुर में है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है। और हम बात करें पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है? जालंधर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चार अनुसंधान संस्थान झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो खाद्य पदार्थों का क्रय सरकार अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला खाद्य पुरस्कार दिया गया 1987 में और MS स्वामीनाथन के लिए। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई 6 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लघु स्तर का मुख्य उद्योग कौन सा है? लघु स्तर का जो मुख्य उद्देश्य है वो हथकरघा उद्योग है। ठीक है। BSNL की स्थापना होती है सन 2000 में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान हैं? यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ये कई बार पूछा जाता है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसका लोगो शेर है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? गुजरात राज्य में। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग अधिनियम 1951। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो महारत्न योजना की शुरुआत करी गई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को। मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 सरकार के द्वारा किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? अपने देश भारत ने। उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर सी क्लार्क को। मियर सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? तो जो HAL कंपनी है ये वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। और हम बात करें कि कहाँ पर स्थित है ये राउरकेला इस्पात संयंत्र, तो उड़ीसा में स्थित है। और ये पूछा जाएगा कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया? तो जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया। और छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1955 में।
और भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये रूस देश के सहयोग से करी गई थी, ठीक है। और इसी क्रम में हम बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1955 में करी गई थी। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, याद रखेंगे। झारखंड में स्थित है बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रसिया देश के सहयोग से करी गई थी। कहाँ पर स्थित है ये? झारखंड में। भारत में गरीबों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है या किया गया है? तो कैलोरी प्राप्ति से, ठीक है। जितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी उससे तय होगा कि भारत में गरीबी है या नहीं, या कौन सा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, कौन सा ऊपर है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त ना कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? वो गरीबी रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, ठीक है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 2100 कैलोरी। और दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? तो ये गरीबी की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया था? कोरेडो गिनी ने, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इसको गिनी गुणांक कहा गया और 1912 में विकसित किया गया था गिनी गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया था? तो मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रेगनर नक्सरे के द्वारा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना गया है? तो बहुआयामी सूचकांक की जो गणना होती है उसमें परिवार को इकाई माना गया है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस प्रकार की है, किस श्रेणी की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है। अच्छा, संरचनात्मक बेरोजगारी आप लोग समझते हैं? सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। और जो लोग कृषि में लगे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो देखिए, ऐसा लगता है कि लोग काम में लगे हैं, ठीक है, रोजगार से लगे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फ्री होते हैं। मान के चलिए कि आपके पास में 2 एकड़ खेत है, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास में हो सकता है और उसके 4 भाई हैं, ठीक है, और चारों के चारों भाई जो हैं वो इसी 2 एकड़ को खेती करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब 4 भाई मिलके 2 एकड़ खेती कर रहे हैं और जब उत्पादन की बात आती है तो वो हम कह सकते हैं कि वो 50,000 का उत्पादन ही कर पा रहे हैं 6 महीने में, ठीक है, लेकिन लगे तो 4 भाई हैं। तो और यदि 4 की जगह 2 भाई यही काम करते तो उत्पादन कितना मिलता? तब भी उत्पादन लगभग 50,000 ही मिलना था। तो कहने के लिए ये है कि 2 भाई मिलके भी 2 भाई भी कर सकते हैं, 4 भाई मिलके भी 2 एकड़ खेती को कर सकते हैं और एक अकेला भी कर सकता है। रिजल्ट उतना ही मिलना है, उत्पादन उतना ही मिलना है। तो बाकी के ये 3 लोग जो हैं ये ऐसा लग तो रहा है कि काम में लगे हैं, लेकिन वो एक्चुअली बेरोजगार हैं। वो कुछ और कर सकते हैं, कोई और सोर्स बना सकते हैं इनकम का, कहीं और से पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये प्रतीत होता है कि लोग काम में लगे हैं लेकिन वो एक्चुअल में बेरोजगार होते हैं, तो उसको कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम
कब पारित किया गया था? 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? सबसे ज़्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश के एक श्योपुर जिला में फैला हुआ है, ठीक है। और कुपोषण के कारण, अधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति बनाई थी? 2004 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था? तो तेंदुलकर समिति ने बताया था कि भारत की कुल आबादी का 37.2% गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? ये भी पूछा जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का ये कथन है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो देखिए दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में 50 टोटल गरीबों का 50% निवास करता है। ओके, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेश कुमार के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया? देखिए, क्वेश्चन भले एक होता है लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कि वहीं पर उससे रिलेटेड और फैक्ट बता दूँ। मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में शुरू किया गया, ठीक है। और इसका संबंध है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से, ठीक है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष 2014 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? 1983 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक जो बुक है ये WM एडम्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो महाराष्ट्र का थेम्बली गांव है, ठीक है। ये पहला आधार गांव है। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको दिया जाता है इको प्रमाण पत्र। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किससे है? अक्षय पात्र फाउंडेशन प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण करने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन स्थापित हुआ। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लियोन वालरस ने, ठीक है, 1874 में। और लियोन वालरस ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है? शिक्षित बेरोजगारों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है केरला में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किस योजना को शुरू किया गया? सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। और ये कब शुरू की गई? 11 अक्टूबर 2014 को। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो देश विकसित हो गए हैं, जो देश विकसित हैं उनमें चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया था? तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम सबसे पहले भारत ने अपनाया था। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है
तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? जब कुल उत्पादन स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन शून्य होगा। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर, ये भुखमरी सूचकांक के मुख्य घटक हैं। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक जो बुक है ये लिखी गई है डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा। मराकेश संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है मराकेश संधि। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? रोलिंग प्लान जो है ये मुन्नार मिडल ने दिया था। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? आईटीसी ने यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस मिन्हास। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? तो अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था 1969 में। अच्छा, हम बात करें कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये कब दिया जाने लगा? कब से? 1968 से। तो 1969 में पहली बार दिया गया जॉन टिनबर्गेन को। ठीक है, और अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? पहले भारतीय अर्थशास्त्री पूछा जाता है अमर्त्य सेन है। और अमर्त्य सेन को कब दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? 1998 में। और अमर्त्य सेन को एक और पूछा जाता है कि भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था 1999 में, ये भी याद रखेंगे। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी महामंदी दी ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में हुई थी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र की पुस्तक दी थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एम. किन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ की पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले याद रखो दी वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखित पुस्तक है। 1776 में ये प्रकाशित होती है। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क। तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 को। इसी क्रम में कुछ और योजनाएं हैं उनको भी हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। फास्टैग योजना 31 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण अभियान है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये महिलाओं और गर्भवती बच्चों के टीकाकरण से इसका संबंध है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई और 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी। ओके, और हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को शुरू हुई। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ये शुरू हुई। ओके, हम बात करें नमामि गंगे योजना की तो 7 जुलाई 2016 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना 8 फरवरी 2017 को शुरू हुई। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को यह अभियान शुरू हुआ। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरू हुआ। ओके, और हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना तो 1 फरवरी 2019 को शुरू हुआ और कृषि को
उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने और कब दिया? तो कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया सबसे पहले। और कब दिया? 1997 में। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं जो हैं पूरे विश्व की, ये अपने देश भारत में हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो ये महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। और कब? 1932 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। ठीक है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र के सिरपुर में। ठीक है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? आर रॉडन ने। ठीक है, भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से सबसे ज़्यादा मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग कब गठित हुआ था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था? तो एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और एम एस स्वामीनाथन को आप लोग जानते होंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अभी बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का पॉयनियर किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का पॉयनियर या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है ये वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। और 1991 के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये देश के केंद्रीय वित्त मंत्री थे। ठीक है, इसलिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का पॉयनियर या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल आसान भाषा में, और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। कंटेंट की क्वालिटी आपके प्यारे बहादुर सर की